नेक्स्ट वीडियो अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात हम लोग कर रहे थे। तो आज उसी के नेक्स्ट सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में ऑब्जर्व करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आज के वीडियो में जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं उन्हीं को ऑब्जर्व करना है। तो स्पेक्ट्रल लाइन को ऑब्जर्व करने के लिए तो सबसे पहले एक फार्मूला आपने वहां पे पढ़ा था, जो वेवलेंथ निकालने के लिए स्पेक्ट्रल लाइन का 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। ये एक फार्मूला आपने निकाला था जिसको आपने इससे पहले पढ़ा हुआ। इससे पहले के वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे इस चीज को, ये फार्मूला आपने लिया था। आर रेडबर्ग कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है, n1 और n2 की बात हमने बताई थी कि जहां पे आता है वो n1, जहां से आता है वो n2, यानी वेयर कम n1 फ्रॉम वेयर कम n2। ये जो है वैल्यू थी आपकी। अब स्पेक्ट्रल लाइन की अगर आप बात करिए तो हमने आपसे बताया था कि नॉर्मली आप ऑब्जर्व जब करते हैं तो एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस से जो पहला n=1 सेल है, उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ है, सबका एनर्जी लेवल एक डिस्क्रीट अमाउंट होता है, फिक्स होता है, या कह लीजिए उनके बीच का एनर्जी गैप थोड़ा सा क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब पहले सेल का एनर्जी अलग, क्यों? क्योंकि हमने एक फार्मूला आपको बताया था, En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसी को ध्यान दीजिए तो आप कह सकते हैं E1 की जो एनर्जी होगी -13.6 फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे E2 की वैल्यू हो जाएगी -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा लगभग -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे भाई, E3 की वैल्यू अगर रख ले, यानी यहां n1 n=1 n=2, और अगर यहां पे -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर रख लें, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये n=3 के लिए। ऐसे E4 की अगर हम लोग बात करते हैं, -13.6 अपॉन 4 स्क्वायर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n की वैल्यू 4 की। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपने कई बार काउंट किया तो आप देखिए दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आप n की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर और आगे चलिए और कम आएगा। ऐसे ऐसे जैसे आप न्यूक्लियस से डिस्टेंस बनाते जाते हैं, आप खुद एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जो एनर्जी गैप है वो कम हो रहा है। इसलिए जो एनर्जी लेवल्स होती हैं वो धीरे 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 क्या होती हैं, क्लोजली कंपैक्ट होती जाती है और पास पास आती है। और इनफाइनाइट लेवल पे जो एनर्जी की वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, 0। यानी ये निगेटिव में वैल्यू है, निगेटिव से वो किस डायरेक्शन में जाएगा, 0 की तरफ। ये चीज होगा। तो अगर हम इसी स्पेक्ट्रल लाइन को ऑब्जर्व करें तो सीधे सीधे हम ऐसे दिखा रहे हैं, देखिए तो ऑब्जर्व करिएगा, 1 2 3 4 5। थोड़ा पास पास कर देते, ऊपर जाते ही थोड़ा पास पास करना शुरू कर। पास पास करने का मतलब एनर्जी जो है ऐसे दिखाई देने लगेगी, आपकी एनर्जी लेवल जो है इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है आपका
कंटिन्यूअस दिखाई देगा। और उसके बाद जो है ये आपका आ जाएगा, और ये n इज इक्वल टू इन्फिनिटी दिखा रहे हैं, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू जो है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 6 है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक, ऐसे। और इनका एनर्जी लेवल आपने काउंट किया है, देखिए अभी हमने निकाला है। इनकी वैल्यू जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनकी वैल्यू है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनकी वैल्यू है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनकी वैल्यू है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे इसकी भी कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप देखिए स्पेक्ट्रल लाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आप देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है, मतलब वापस आता है, अगर वो फर्स्ट लेवल में आता है, यानी अगर वो आए 2 से 1 में आए, 3 से 1 में आए, 4 से 1 में आए, 5 से 1 में आए, ऐसे 6 से 1 में आए, या इनफाइनाइट से किसमें आ रहा है, 1 में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट फर्स्ट सेल में एंटर करता है, यानी n की वैल्यू जहां 1 है उस सेल में एंटर करता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज। इस पूरी सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज। ठीक है भाई, इस पूरी सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे लाइमन सीरीज कहते हैं। आपको बात हमारी समझ में आई। जैसे जो भी इलेक्ट्रॉन आफ्टर डी एक्साइटेशन हायर लेवल से डायरेक्ट वो फर्स्ट सेल में जा रहा है, फर्स्ट सेल में जाएगा, तो उस सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज कहेंगे। और ये ट्रांजिशन हो रहा है, देखिए सेकेंड से फर्स्ट, जैसे हम दिखा दे रहे हैं, ये कहां से हो रहा है, सेकेंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट, 5 से फर्स्ट, 6 से फर्स्ट, इन्फिनिटी से 1, ये ट्रांजिशन हो रहा है। अगर इस ट्रांजिशन की हम लोग चर्चा करते हैं, इस ट्रांजिशन की हम लोग बात करते हैं, तो सीधे सीधे हम लोग इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं, वो अगर पहली सीरीज में या पहले सेल में इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट पहुंच रहा है, तो उसे हम लोग कौन सी सीरीज कहेंगे, लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज में एक चीज गौर करिएगा, ये शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, ये कौन सा है, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, इसे हम लोग कहेंगे शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। अरे भाई 2 से 1 में पहुंच जा रहा है, और इसे हम लोग कहेंगे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। अब एक क्वेश्चन यहां पे उठता है कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन की जो भी वैल्यू है, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करें। तो उसे आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला हमने लिखा हुआ है, उसी फार्मूले की सहायता से आप, तो हमने आपको बताया ये फार्मूला है, 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। तो इन स्पेक्ट्रल लाइन की हम लोग जो है वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस फार्मूले को लिखे रहते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने कहा कैलकुलेट द लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करिए जब ट्रांजिशन कहां से कहां हो, n इज इक्वल टू 2 to 1, 2 to n इज इक्वल टू 1 पे जा रहा है, n इज इक्वल टू 3 to 1, n इज इक्वल टू 4 to 1।
n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू 1, इतना दिखाते हैं आप। ठीक, इतना दिखाने के लिए एक आध दो आप भी ट्राई करिएगा, लेकिन हम आपको यहीं पे दिखाते हैं। और इसको दिखाने के लिए फार्मूला आपने लिखा ही है ना, फार्मूला तो आपके पास है ही है, फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला लिखा, थोड़ा सा इसका जगह कम कर देते हैं, यहीं पे लिखा रहता है, इतना इतना बना रहता है। तो पहला लेते हैं हम, जैसे देखिए कुछ इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे, और ये सब फॉर हाइड्रोजन एटम है, ये भी ध्यान रखिएगा, फॉर हाइड्रोजन एटम। ये सब चीजें जो है, ये ट्रांजिशन जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए। तो पहला देख रहे हैं 1 बाई लैम्डा इक्वल टू Z तो हो जाएगा कितना 1 हाइड्रोजन के लिए, और N1 हो जाएगा 1 और N2 हो जाएगा 2, क्योंकि फ्रॉम वेयर कम्स और वेयर कम, N1 कहां पे आ रहा है और N2 कहां से आ रहा है। तो N2 जो है वो 2 है, ज्यादा वाला वैल्यू है। तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो R रहने ही दीजिए ऐसे, तो ये तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R 1 माइनस 1/4। अब इसको ध्यान रखिएगा, एलसीएम लेने पर ये 3/4 हो जाएगा। अभी इसमें कई चीजें, एलसीएम लेने पर 3/4 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/R इंटू 3/4 और 1/λ। 1/λ इज इक्वल टू आपका आ गया 1/R इंटू 3/4। या आप इसको लिख, सॉरी 1/R नहीं, R, ये R है। अब आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लैम्डा इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 और इंटू 1/R, ये वैल्यू हो गई। अब आप सोचेंगे 1/R की वैल्यू इतना कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक दे देते हैं, उसकी सहायता से आप जो है इसका इस्तेमाल करें। अगर आप लैम्डा, ध्यान दीजिएगा, 1/R इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट, आप या तो 910 लेंगे, या तो 911 लेंगे, या तो 912, और ये सब एंगस्ट्रॉम में रहेगा, ये सब एंगस्ट्रॉम में रहेगा। और ये अपनी सुविधा के अनुसार लेंगे, क्योंकि वैल्यू अप्रोक्सीमेट ही आएगी। सुविधा का मतलब यहाँ पे जिससे कि आसानी से कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए 5 से कटना हो तो 5 से ये कट जा रहा है, 4 से कटना हो 4 से ये कट जा रहा है, और नॉर्मली इसे मल्टीप्लाई करके निकालना तो 911 यूज कर सकते हैं, 910 यूज कर सकते हैं, 912, अपनी सुविधा के अनुसार इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यहीं पे देखें तो ये 4/3, तो 4/3 है, तो 911 नहीं कैंसिल हो रहा है, 910 नहीं कैंसिल हो, किसको रख सकते हैं 912। अगर 912 रख दें तो ये आप देखिए 4/3 इंटू 912। अगर आप इसको देखिए तो ये 3 3 जा 9 हो गया, और ये 0 और 4 हो गया, सीधा सीधा हो गया। अगर आप इसी को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर लगभग इसका आ जा रहा है 4 4 जा 16 और 12 16 एंगल्स। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, यानी कौन सा ट्रांजिशन है 1 to 2 वाले का लिए आपका ये पहली वैल्यू देखिए 1216 एंगस्ट्रॉम पे ये दिखाई देगा, बस समझ में 1216 एंगस्ट्रॉम पे ये दिखाई दे रहा है। अब दूसरा देखिए, ऐसे दूसरी बात करते हैं, तो n इज इक्वल टू हमने कहा था क्या, दूसरा ट्रांजिशन दूसरा ट्रांजिशन देखते हैं, तो 1 तो साइड करके लिखते हैं 1/λ इज इक्वल टू ये वाला देख रहे हैं, तो 1/λ इक्वल टू R इंटू जेड की जगह क्या रख लें 1 स्क्वायर,
और ये हो जाएगा 1, n1 कितना हो जाएगा, n1 तो हमेशा 1 ही रहेगा, माइनस n2 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप 3 3 जा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 और 1, यानी इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो r इंटू आपका आ जाएगा 8/9, 1/λ, और लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 9/8 इंटू 1/r, और 1/r की वैल्यू हमने न्यूमेरिकल बताया है। तो आप देखिए कौन सा कट रहा है, 911 नहीं कट रहा है, 910 भी नहीं, तो 912 वाला रख देते हैं। तो ये आपका सीधे सीधे होगा 9/8 इंटू 912। अगर इसे आप करिए तो लगभग ये कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 1 रिमाइंडर हुआ 1 3, लगभग आ रहा है 1 2 4, ये लगभग इस पे जा रहा है। अगर इसको आप देखिए तो 9 4 जा 36 6, 9 2 जा 18 और 3 21 2, 9 1 जा 9 और 2 11। ये आपका सेकंड जो है लाइन जो दिखाई दे रही है, आप उसकी वेवलेंथ हो गई, यानी ये सेकंड वाले का होगा 1116 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिए कहीं कुछ फॉल्ट ना हो, ठीक। ये लगभग इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप ध्यान दीजिए 4 to 1 वाले का, आप 4 to 1 वाले का खुद ट्राई करिएगा। तो 4 to 1 वाले का अगर ट्राई करेंगे तो क्या आएगा, 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 to 1, 4 to 1 का ले रहे हैं, ये कौन सा है 3 to 1। 4 to 1 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 16, तो 15 कितना आ जाएगा 16 माइनस 1 15/16 आएगा यहाँ पे। तो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 15/16, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 16/15 इंटू 1/r। अब इसमें जो कट रहा हूं 912 कटेगा नहीं, 911 कटेगा, 910 कट रहा, 910 ले लीजिए। यहाँ पे 910 की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर लेंगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपकी आ जाएगी लैम्डा की, लैम्डा इज इक्वल टू 16/15 इंटू 910। अगर इसको सॉल्व करिए तो सॉल्व करने पे लगभग कितना आ जा रहा है, देखिए हमने कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन करके आपको बता दे रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 960 आ रहा है, 960 एंगस्ट्रॉम, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है थर्ड वाली ट्रांजिशन की 960 एंगस्ट्रॉम। अब हमने एक लिया था इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी की वैल्यू अगर आप देखिए इन्फिनिटी वाले से तो आप सीधे बता सकते हैं इन्फिनिटी के लिए भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, इन्फिनिटी टू 1, इन्फिनिटी टू 1, 1/इन्फिनिटी कर दिया इसको, इन्फिनिटी की 1/इन्फिनिटी स्क्वायर वैल्यू 0 हो जाएगी ये, तो ये सीधा जो न्यूमेरिकल वैल्यू अब यहाँ पे आ जाएगी वो वैल्यू देखिए 1/λ इज इक्वल टू r और इंटू 1 हो जाएगा, तो यानी लैम्डा की वैल्यू 1/r हो जाएगी, और 1/r की वैल्यू को आप रख सकते हैं चाहे तो 911 एंगस्ट्रॉम, और लास्ट वाले की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 911 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन का कितना आ रहा है 911, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए। शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन जो आप काउंट कर रहे हैं वो किसके लिए, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन फॉर लाइमन सीरीज, वो वैल्यू लगभग ही आ रही है, और शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन है मतलब 1 to 2 उस किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको तो आप चाहें तो खुद भी ट्राई करें और देखें। हाँ, ये ट्रिक जरूर इस्तेमाल करिएगा 1/r वाला, उससे आपको कैलकुलेशन में सुविधा मिलेगी और जिससे आप कैलकुलेशन को आसानी से आगे कैरी कर सकते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होती। तमाम कंपटीशन में इस तरह की चीजें आती हैं,
जिससे आपको कैलकुलेशन में थोड़ा ट्रिक मिल जाता है, तो उससे आपको सुविधा होती है और समय की बचत होती है। ठीक है भाई, अब आइए इसी के साथ चलते हैं। अब जैसे लाइमन सीरीज में जरूरी था क्या, डी एक्साइटेशन हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है हायर लेवल से फर्स्ट लेवल में आ रहा तो लाइमन, तो आप जानते हैं लाइमन से पहले ही बामर सीरीज डिस्कवर्ड हुई थी। और बामर विजिबल में है लेकिन लाइमन विजिबल में नहीं होता। लाइमन जो होता है वो यूवी रीजन में पाया जाता है, अकर्स इन यूवी रीजन। ये किस में पाया जाता है, यूवी रीजन में पाया जाता है। इसको आपने इतनी चीजें ऑब्जर्व किया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन जो और बनती हैं उनके बारे में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कैसे क्या होता है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसके लिए भी ये फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, लेकिन अभी चूंकि इसके लिए हमें हर सीरीज के बारे में ऑब्जर्व करना है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा डायग्राम भी बनेगा और डायग्राम बड़ा बनेगा। ठीक है भाई, तो डायग्राम बड़ा बनेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपसे समय लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये जैसे हमने डायग्राम को दिखाया आपको, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने दिखाया n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इस तरह से दिखाया हुआ लेवल, और धीरे धीरे पास होते हुए दिखाई दिया, ये एक दूसरे काफी पास आ रहे। हमने बताया ना एनर्जी गैप जो होता है, देखिए इनके बीच में लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनके बीच में लगभग कितना हो गया, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनके बीच में लगभग कितना हुआ, 1 से भी कम होगा, इसके बीच में और कम होगा, इसके बीच में और कम होगा। जब एनर्जी लेवल कम होगा, एनर्जी गैप कम होगा, तो लेवल धीरे धीरे पास आती जाएंगी, और धीरे धीरे एक बार ऐसे हमने दिखा दिया एक साथ, और उसके बाद फिर इन्फिनिटी लेवल पे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने दिखाया हुआ है। अभी हमने लाइमन सीरीज के बारे में कहा था कि अगर डी एक्साइटेशन हो, इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आए, तो लोअर लेवल में आए तो 0, अगर फर्स्ट लेवल में आता है तो लाइमन सीरीज। इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो हम लोग इसको दिखाते हैं। ये लाइमन सीरीज का आपका जो था 1 2 3 4 ऐसे दिखा देते, बहुत ज्यादा ले चलने का कोई मतलब नहीं है, इसको आप अलग अलग देखिए। ये क्या है, ये लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज है। और आपको ध्यान देना है, आप जब इधर से इधर चलते हैं तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ध्यान दीजिएगा, अभी आपने कैलकुलेट किया था, लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो ये लाइमन सीरीज है, और आप इसको कहां ऑब्जर्व करते हैं, यूवी रीजन, इसे यूवी रीजन में आप ऑब्जर्व करते हैं। लाइमन सीरीज को आपने यूवी रीजन में ऑब्जर्व किया था। अब देखिए, और शर्त क्या थी कि अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन करने पे कहां पे आ रहा है, इक्वल टू 1 में आ रहा है। अब इसी चीज को देखिए, लाइमन के बाद बामर जी लाइमन से पहले इन्वेंट किए थे स्पेक्ट्रल लाइंस को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बताया क्या, बामर जी ने कहा कि, या बामर सीरीज में क्या बताया गया कि अगर डी एक्साइटेशन हो रहा वो सेकेंड लेवल में आए, डायरेक्ट सेकेंड लेवल में आए, इनफाइनाइट दिखा दे रहे हैं ये, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बामर सीरीज। यानी इलेक्ट्रॉन कहां से आए, अगर हायर लेवल से वो सेकंड सेल में आए, सेकंड सेल में आता है तो उसे हम लोग बामर सीरीज कहते हैं। और बामर सीरीज जो होता है ये विजिबल रीजन में ऑब्जर्व होता है, विजिबल रीजन में ऑब्जर्व होता है। तो यानी ये कहां पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, और ये कहां आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 में, और ये n इज इक्वल टू। तो हमने आपको स्पेक्ट्रल लाइन बताया, बामर सीरीज जो है वो अगर डी एक्साइटेशन और सेकंड लेवल पे आ रहा है। इसी तरह से लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद पास्चर, अगर थर्ड सेल में डी एक्साइटेशन होने पर वो थर्ड सेल में आती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइमन बामर पास्चर। पास्चर सीरीज, पास्चर सीरीज के लिए यहां n बराबर किस में आना चाहिए, थर्ड।
ठीक है भाई। इसी तरह से पास्टन के बाद फिर ब्रैकेट सीरीज, वो किसमें है, फोर्थ सेल। अगर डी एक्साइटेशन हो रहा है इस तरह से फोर्थ सेल में वो आ रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पास्टन ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फुंड। फुंड के लिए यहां पे n बराबर कितना होना चाहिए, n बराबर 4, यानी आना किसमें चाहिए, फोर्थ लेवल में। इसके बाद जो है अगर फिफ्थ लेवल में आ रहा है n बराबर 5, तो ये फुंड जिसे कहते हैं, फुंड सीरीज ये है। ये आपके इतने सीरीज हैं, मतलब डी एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन का हो रहा है तो किस लेवल में आए, 1 में डायरेक्ट पहुंचे तो लाइमन, सेकंड में डायरेक्ट पहुंचे तो बामर, थर्ड में डायरेक्ट पहुंचे तो, यानी आ कहां से रहा ये इंपॉर्टेंट नहीं, पहुंच कहां पे रहा ये इंपॉर्टेंट। तो अगर 1 में पहुंच रहा है तो लाइमन, 2 में पहुंच रहा है तो क्या होगा, बामर, पास्टन 3 में पहुंच रहा है, ब्रैकेट 4 में पहुंच रहा है, फुंड 5 में पहुंच रहा है, और अगर 6 में पहुंच रहा है तो ये आपके बुक में जो है ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये एडिशनल बुक कंपटीशन में, अगर कंपटीशन की बुक को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें है कि अगर 6 लेवल में पहुंच रहा है तो उसे हम फेरिक सीरीज कहते हैं। इसको आप चाहे तो कंपटीशन की बुक में देख सकते हैं। n इज इक्वल टू, अगर 6 लेवल में पहुंच रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं हम फेरी, देख लीजिएगा, हम फेरी या हम फेरी सीरीज। अगर आप इसकी बात करते हैं, जैसे आपने कहा ये विजिबल रीजन है, आपने कहा ये विजिबल रीजन में है, तो इसके बाद ये जो दोनों हैं आपके, ये पास्टन और ब्रैकेट जो है लो आईआर रीजन में, देखिए आप इसको लो आईआर, और हाई आईआर रीजन में। लो आईआर रीजन और हाई आईआर रीजन में ये ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है भाई, तो यूवी और आईआर और विजिबल रीजन ये आप सीधे सीधे इनको ऑब्जर्व करते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग क्या करेंगे, अब इन स्पेक्ट्रम लाइन का जो है वेवलेंथ निकालेंगे, वही लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन और शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। तो हम लोग लेते हैं बामर सीरीज के लिए। फॉर बामर सीरीज, बामर सीरीज को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो बामर सीरीज में सीधे सीधे हम लोग ले रहे हैं, एक करके वही ट्रिक आप इस्तेमाल करिए और ट्रिक इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं। तो फॉर बामर सीरीज, फॉर बामर सीरीज लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन यानी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, लैम्डा कैलकुलेट कर रहे हैं, और लैम्डा की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, पहला जो है फॉर शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, फॉर शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन कौन सा होगा बामर में, भाई 2 में आ रहा है 3 से, तो यानी n2 बराबर 3 और n1 बराबर 2। तो अगर इसको सॉल्व करिए, कभी फार्मूला देखा था आपने, r z स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ये सीधा सीधा फार्मूला हो गया। अगर इसकी बात करते हैं तो z तो 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर, और इसको अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4, और ये हो जाएगा कितना 9, 36 हो गया, और 36 हो जाएगा तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 4 5/36, तो आपका 1/लैम्डा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, अगर उसको ध्यान दीजिए तो 5/36 इंटू आर। और अगर इसी को सॉल्व करिए आप, तो सॉल्व करने पे आपको जो एनर्जी की वैल्यू दिखाई देगी उसको आप देखिए, इधर से हटा दे रहे हैं हम इसको, तो आपको याद होगा हमने बताया शॉर्ट ट्रिक भी,
तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 36/5 इंटू 1/r। अब 1/r की न्यूमेरिकल वैल्यू हमने बताया ना, चाहे 910, 911, 912, 5 है तो 910 ही यूज करते हैं। तो 36/5 इंटू 910, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 16, 18, ये हो जाएगा 36 इंटू 100, 182। 182 अगर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जो भी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो इसकी आएगी 6552 एंगस्ट्रॉम, 6552 एंगस्ट्रॉम। सिक्स फाइव फाइव 2 एंगस्ट्रॉम, ये लैम्डा की वैल्यू आती है। ये शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन के लिए, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन का मतलब बामर सीरीज में कौन सा है? शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन का मतलब ये वाला। इसके लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 6552 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब लॉन्गेस्ट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट के लिए फॉर लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन के लिए अगर हम लोग इसी को ध्यान दें, ऐसे आप अब इसको हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह भी चाहिए आपको लिए। फॉर लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन के लिए लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक, तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको करना क्या है? पहुंचना कहां है? n1 इज इक्वल टू 2 और आना कहां से है? इन्फिनिटी टू, जैसे इसको कहेंगे कहां से? इन्फिनिटी टू 2। अगर इसी को सॉल्व करिए तो 1/λ इक्वल टू r इंटू 1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/4, या लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 1/r, और 1/r की न्यूमेरिकल वैल्यू रख लीजिए अगर 4 इंटू 911, यानी आ जाएगा आपका 3644 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, यानी इस ट्रांजिशन के लिए 3644 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू ये। और आप जानते हैं ये किस रेंज में आता है? दैट इज ये आ रहा है कम्स टू विजिबल रीजन। ये भी क्या है? ये भी वो वेवलेंथ है जो विजिबल रीजन में आपकी आ रही है। कम्स टू विजिबल रीजन, ये भी आपका विजिबल रीजन में आ रहा है। तो आप घर पे भी इसको ट्राई करिए। शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आप कैलकुलेट करिए, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करिए फॉर ईच सीरीज सेपरेटली। ये आपके लिए है क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। कैलकुलेट द lambda for longest and shortest transition of each series separately for हाइड्रोजन एटम। ये क्वेश्चन ये आपका, आप इसको होमवर्क मान के चलिए।
और इसको आप घर पे ट्राई करिएगा, तो जिससे आपको बार बार अगर आप कैलकुलेशन करेंगे चीजें आसान हो जाएंगी, आपको सॉल्व करने में भी सुविधा होगी। बाकी ये कंपटीशन में भी इस तरह से क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिए जाते हैं, तो इसको आपको आइडिया होना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपका था क्या चीज कि आप कैसे जो है शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन की जो है लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब आप जानते हैं ये जो स्पेक्ट्रल लाइन बन रही इनका कैलकुलेशन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए हेडर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस को हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अगर आपको दिया गया है, सपोज करिए कि आपसे कहा गया n इज इक्वल टू 3 2, n इज इक्वल टू 1, पहला कंडीशन दिया गया। इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने होंगे? तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, आप ऐसे लेंगे 1 2 और 3। तो 1 2 और 3 अगर ये बनाया आपने, तो 3 से 1 में तो ये डायरेक्ट आ सकता है, ठीक, हमने बताया ना 3 से 1 में डायरेक्ट आ सकता है, एक सिचुएशन ये हो गया। फिर उसके बाद जो है 3 से 2 में आ सकता है, और फिर 2 से 1 में आ सकता है। तो ये अल्टरनेटिव पाथ को एक्वायर करते हुए आ रहा है, मतलब इसकी सहायता से यहां पहुंच रहा है और ये डायरेक्ट पहुंच रहा है। तो एक लाइन क्या हो जाएगी आपकी 3 2 2 और फिर 2 2 1, ये 2 लाइन हो गई, यानी एक लाइन ये हुआ और एक लाइन ये हुआ, और एक लाइन तो ये भी होगी 3 2 1, यानी कुल मिलाकर कितनी लाइन हो जाएगी? टोटल लाइन जो हो जाएगी, टोटल लाइन इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगी। अगर ऐसे दिया है n इज इक्वल टू 4 2, n इज इक्वल टू 1, ये सब किसके लिए है? ये सब लाइमन सीरीज हो गया, ये सब लाइमन बता रहा, क्यों? क्योंकि 1 में पहुंच रहे हैं ना हम लोग। तो देखिए 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ठीक, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अगर इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें, फिर डायरेक्ट देखिए 4 2 1, 3 2 1, 2 2 1, कुल लाइंस कितनी हुई? यहां 3 हुई और यहां 3 हुई, यानी टोटल लाइंस हो जाएंगी 6। टोटल लाइंस जो है यहाँ पे 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर लाइंस कैलकुलेट करना है, जिस तरह से नंबर वैल्यू दिया जाएगा अलग अलग, तो उसे कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसकी सहायता से हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इस तरह से स्पेक्ट्रल लाइन को कब तक आप खींच खींच के बनाएंगे, कितना हो रहा है, कितने पे कहां से कहां आ रहा है। तो आइए देखते हैं, हटा रहे हैं इसको। देखिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू द, फार्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, n2 माइनस n1, तमाम बुक में दिया भी गया है, आप देख सकते हैं। और n2 माइनस n1 प्लस 1 अपान 2, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपान 2। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला ए वाला, इसी से आप देख लीजिए, बाकी आप सॉल्व करिएगा। ए वाला देख रहे हैं, यानी n इज इक्वल टू 3 2, n इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे n1 जो है ये हो गया, ये n1 हो गया और ये n2 हो गया। तो अगर स्पेक्ट्रल लाइन निकालना है आपको, तो सीधे सीधे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कितना भाई? 3 माइनस 1 हो गया, फिर 3 माइनस 1 प्लस 1 अपान 2, एक तो है भाई 3 माइनस 1। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करिए, 2 हो गया, 3 माइनस 2 और प्लस 1 3,
तो ये हो जाएगा 2 और 3/2 बराबर 3, इतनी लाइन आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैलकुलेशन को आप साथ सीधे सीधे ऑब्जर्व करके आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट आइए, हमने बताया था ना ये सब इमिशन स्पेक्ट्रम की बात हो रही थी, अब हम लोग चलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे पहले अभी आपने इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा, और इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की आप हमने बताया था पहले भी कि जो भी लाइंस वहां दिखाई देगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, वही लाइंस पे आपको डार्क बैंड दिखाई देगा। और वो क्यों होता है, कैसे होता है, डार्क लाइन कैसे बनती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो पहले देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं सनलाइट या व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हैं और उसको हम लोग जो है पास कर रहे हैं स्लिट से पास कर रहे हैं, और स्लिट्स के बाद जिस भी कंपाउंड को आपको लेना है, जिस भी कंपाउंड या जिस भी एलिमेंट का आपको स्पेक्ट्रा लेना है, चाहे उसे वेपर फॉर्म में चाहे उसका सोल्यूशन ले लीजिए, उससे जो है आप क्या करिए, व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट को जो है पास करिए। और व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट पास करने पर जो इससे लाइट ट्रांसमिट होगी और उसे आप कहां पे स्ट्राइक कराएंगे, प्रिज्म पे स्ट्राइक कराएंगे। और प्रिज्म क्या करेगा, उस व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट हमने बताया आपको हर तरह की वेवलेंथ पाई जाती है, और जब हर तरह की वेवलेंथ पाई जाएगी तो आप नॉर्मली ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ ना कुछ रेडिएशन को अगर इसने ऑब्जर्व किया है, बाकी को इवॉल्व करेगा, और वो ट्रांसमिटेड लाइट को जब प्रिज्म पे स्ट्राइक कराएंगे तो प्रिज्म क्या करता है, डिफरेंट रेट जो वेवलेंथ होती है उनको वो डिस्पर्स करता है, क्योंकि हर वेवलेंथ की डेविएशन एक मीडियम से दूसरे जाने पर जो है वेवलेंथ का डिस्पर्जन जो है अलग अलग होता है, तो वो स्पेस क्रिएट कर देगा। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होने की वजह से जब इसे हम फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक कराएंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक कराने पर इस तरह से हमें कुछ डार्क बैंड दिखाई दे। अब दिमाग में आता है डार्क बैंड कैसे क्रिएट होता है, क्या है, तो हम NaCl का ही एग्जाम्पल लेते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में NaCl का हमने बताया था, 2 लाइंस वहां पे ऑब्जर्व होती हैं, और उन लाइंस की जो वेवलेंथ होती है वो 589 नैनोमीटर एंड 589.6 नैनोमीटर। अगर आपको याद हो, येलो लाइन दिखाई देती है, येलो लाइन दिखाई देती है 2 नैनोमीटर, 2 रेंज में 589 नैनोमीटर और 589.6 नैनोमीटर। तो अब यहाँ पे अगर हम NaCl का ही क्रिस्टल सोल्यूशन लें तो हमें वहीं पे डार्क बैंड दिखाई देगा, डार्क लाइंस दिखाई देगी। तो डार्क लाइन या डार्क बैंड क्या इंडिकेट करता है, कह रहा है कि जो कंपाउंड का सोल्यूशन आपने लिया है उसमें 589 और 589.6 नैनोमीटर की जो रेडिएशन है, आपका जो व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट है, उस रेंज की रेडिएशन को इस कंपाउंड के सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो हमने यही लिखा है, डार्क लाइंस आर डार्क बैंड indicate that the wavelength corresponding to these lines are absorbed by substance from white light, that is called band। और इसीलिए इसे हम लोग, और ये जो है आप देखिए दोनों के बीच में गैप भी दिखाई दे, इसलिए ये आपका डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के रूप में कंसीडर होता है। और भी एक चीज इसमें कहा जाता है जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम में लाइंस ज्यादा दिखाई देती है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में लाइंस आपको कम दिखाई देती हैं। तो उसमें लाइंस ज्यादा है, इसमें लाइंस कम है। तो किसी चीज को समझने के लिए हम लोग नॉर्मली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करते, आसानी से समझने, बहुत क्लोजली जो है इंस्पेक्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन कम होंगी तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। इसलिए नॉर्मली जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दोनों सेम वेवलेंथ को ही दिखाई देंगी, वहां पे लाइंस, यहाँ पे डार्क बैंड है। अब हम आपको ये एक्सप्लेन करने चल रहे हैं कि आखिर क्या होता है, जैसे यहाँ डार्क बैंड क्रिएट हो रही है इस चीज को। तो आइए देखते हैं हम लोग इस चीज को और सीधे सीधे ऑब्जर्व करते हैं कि क्या रीजन है यहाँ पे जिसकी वजह से ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई।
यहाँ डार्क बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा है, इमिशन की अपेक्षा ये आसान है, आपको लगेगा भी एक्सप्लेनेशन। तो आपने यहां पे कहा जैसे ये कोई आइटम्स है, ये 1 2 3 और 4, इसी से हमारा काम भी चल सकता है। n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। अगर आपको याद हो -13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पे हाइड्रोजन को ले रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अगर व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट ला रहे हैं, व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट आप ला रहे हैं, तो व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब हैव ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ, हैव ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कहिए। तो ये गया, ये जब इसके अंदर इंटर करेगा तो आप जानते हैं जैसे ही लाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएगा तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए व्हाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इनके बीच का डिफरेंस पहले समझिए। इनके बीच का डिफरेंस लगभग कितना आ रहा, -13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -3.4 प्लस कर दीजिए तो लगभग कितनी वैल्यू आ रही है भाई, 12 हो जाएगा, 8 9, लगभग जो है इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसकी, यानी अप्रोक्सीमेट हम 10 मान लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इन दो लेवल की, तो इस जब इतनी एनर्जी है तो एनर्जी है तो एनर्जी और संबंध भी होता है वेवलेंथ का। इसका मतलब है इस रेंज की एनर्जी का वेवलेंथ अगर इस व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट में है, ध्यान दीजिएगा, इस लैम्डा के रेस्पेक्ट की एनर्जी, अगर इस एनर्जी के रेस्पेक्ट में लैम्डा इस व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट में है, तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, उस एनर्जी, जैसे कहते नहीं कि आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप उस चीज को खा जाते हैं, आपके सामने रखा है तो आप अगर मौका मिले तो आप खा जा रहे हैं। तो इसी तरह से यहां पर भी इलेक्ट्रॉन जो है उस एनर्जी को क्या करेगा, खा जाएगा, जो इसके काम की, इसकी रेंज की। ऐसा नहीं कि अगर इसको आप 5 किलो जूल देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दीजिए तो नहीं खाएगा। जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त कभी कभी आपको देखिए थोड़ा सा बेहतरीन डिश अगर आपके सामने आती है, थोड़ा सा 1 2 रोटी आप ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन यहाँ की सिचुएशन क्या है, यहाँ पे ये चूजी सेलेक्टिव है, आप इसके सामने कुछ भी रख दीजिए, इसको खाना है तो खाना कितना है कि 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी तभी खाएगा, अन्यथा ये खाएगा नहीं, बाकी सबको छोड़ देगा, बाकी सारी रेडिएशन को छोड़ देगा। उसी तरह से इनके और इनके बीच की एनर्जी डिफरेंस, इनके और इनके बीच की एनर्जी डिफरेंस को जो होगी, अगर उस रेंज की रेडिएशन में वेवलेंथ होगी तो उसको वो खा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। और ये सब कहां से आपको मिलेगी, जो व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट आप क्या कर रहे हैं, इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, इस एटम पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इसी वजह से जिस रेडिएशन को, जिस वेवलेंथ को, जिस फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रॉन के हिसाब से सुटेबल है, अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है, देखिए अभी आपकी क्या हो गई, ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट हो गई। अब इस ट्रांसमिटेड लाइट में वो रेडिएशन या वो वेवलेंथ क्या होगी, अब उस वेवलेंथ की एनर्जी को
किसने खा लिया है, इलेक्ट्रॉन ने खा लिया है, तो वो यहाँ पे एब्सेंट होगी। और जब इसे फोटोग्राफी प्लेट पे आप दिखाएंगे तो जब वो वेवलेंथ एब्सेंट होगी या वो फ्रीक्वेंसी एब्सेंट होगी तो ऑटोमेटिक वहां पे क्या दिखाई देगा, डार्क बैंड दिखाई देगा। और यही डार्क बैंड आपका जो आपको स्पेक्ट्रल फॉर्म में दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन किस चीज का, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पसंद आई, जो फ्रीक्वेंसी या जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन को पसंद आई उसको उसने खा लिया। और खाने की वजह से उस समय उस रीजन में आपको स्पेस दिखाई देगा जो डार्क बैंड के रूप में फोटोग्राफिक प्लेट पर आप ऑब्जर्व करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और ये आपका जो है इसका एक्सप्लेनेशन है काहे डार्क बैंड यहाँ पे फॉर्म होता है। तो इतनी चीजों को आप पढ़ डालिए। ये पूरा का पूरा आपका जो है स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है खत्म हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे। बहुत थियरी है, तमाम थियरी और भी हैं, और भी चीजें हैं जो पढ़ा जाएगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपके समझ में आ रहा है। इससे हमें ये लगता है कि आप वीडियो को देख रहे हैं, वरना हमारा बनाना वीडियो का कोई मतलब नहीं है। और जब आप इस चीज को देख करके इससे बेनिफिट नहीं पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। फालतू में हम इतना आपके लिए जो है मेहनत करें, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए। वो कमेंट ये बात को एहसास कराता है कि आप वीडियो के द्वारा जो है लाभान्वित हो रहे हैं। आप चुपचाप देख करके घर बैठ जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए। चाहे आप जो है जो भी आपके समझ में, अगर आपको दिक्कत हो रही है दिक्कत ही लिखिए, परेशानी हो रही है परेशानी लिखिए। अगर आपको ये कोई, हमें इससे नहीं मतलब है कि आप क्या लिख रहे हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जाकर करिए जिससे हमें पता चले कि आप इस वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं। और जहां पे भी दिक्कत हो वो दिक्कत बताइए, उसको सॉल्व किया जाएगा। और दूसरा जो होमवर्क दिया जाए आप उसको घर पे बैठ के करिए भी, ठीक है भाई। बाकी चीजें जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चैनल को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अपने जितने भी अर्चित परिचित हैं, जितने भी आपके जानने वाले हैं जो 11th स्टैंडर्ड या किसी भी क्लास में पढ़ते हो जहां से रिलेटेड ये टॉपिक है, उनको आप सेंड करिए और उनसे कहिए कि अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं उसको। और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।